फ्रेंड्स, आता है जी टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट है उन सभी का एसएसटी का पेपर यानी सोशल साइंस का कब है 20 फरवरी 2024 को और 21 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने इसमें पहले आपके मिड टर्म के कुछ चैप्टर बताए थे जिसमें से क्वेश्चन आपके रिपीट होकर आए थे इन्हीं में से। तो इस बार भी आपके इनमें से आ सकते हैं। तो मिड टर्म के तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जब मिड टर्म में चैप्टर आए थे। ठीक है, वो वीडियो देख लेना। उसके अलावा जो चैप्टर बच गए, ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम जो पेपर हो रहा है आपका एनुअल एग्जाम का क्लास 9 का, उसमें आपके मिड टर्म के भी चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो मिड टर्म की तो हमने ऑलरेडी बना दी, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, वो वीडियो देख लेना। बाकी जो चैप्टर बच गए वो इस वीडियो में करवाएंगे, तो इन वीडियो को देख कर जरूर चले जाना क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रिपीट होकर आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर देना, वीडियो इंपॉर्टेंट है। बाद में मत कहना कि सर आपने बताया था फिर हमने किया। ठीक है, तो शेयर जरूर कर देना, वीडियो को इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। एंड तक देखना, बीच में छोड़ जाते हैं आपको कुछ समझ नहीं आएगा, एंड तक देखना, एक एक चीज़ डिटेल में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखोगे आपकी ये पहली बुक है, पहली पुस्तक जिसका नाम है भारत व समकालीन विश्व इतिहास। ठीक है, इसमें आपका जो पहले आया था मिड टर्म में वो पहला और 5वां चैप्टर था। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले करवा दिए थे। तो अभी हम आपको इस वीडियो में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, और चैप्टर तीसरा नात्सीवाद व हिटलर का उदय, और चौथा है वन्य समाज व उपनिवेश। ठीक है, ये हम करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक है इसमें समकालीन भारत भूगोल, ये जो भूगोल की बुक है उसमें आपके जो पहले आए थे मिड टर्म में चैप्टर वो था आपका भूगोल की बुक से, जबकि भूगोल की बुक है ना समकालीन भारत, उससे आपका आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला चैप्टर आया था, दूसरा चैप्टर आया था और तीसरा चैप्टर, ये चैप्टर आते हैं मिड टर्म में। ठीक है, तो मिड टर्म के भी अब क्या आएंगे, तो ये वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई थी तो वो देख लेना। बाकी इस वीडियो में चौथा पाँचवां छठा ये चैप्टर करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है लोकतांत्रिक राजनीतिक। ठीक है, ये आपकी तीसरी बुक है, इसमें आपका पहला दूसरा आपके मिड टर्म में आए थे तो उसकी बना दी थी। बाकी तीसरा चौथा पाँचवां इस वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, और जी आपकी बुक आखिरी बची अर्थशास्त्र, इसमें आपका तीसरा चौथा अभी करवाया जाएगा, पहला दूसरा हमने ऑलरेडी करवा दिया तो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, हम चलते हैं अब आपकी बुक को इस पर। ठीक है, कि आपको क्या याद करना है। ठीक है, तो ये आपकी पहली बुक है भारतीय समकालीन। ठीक है, इसमें जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तब इसके आंसर देखते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये है देख सकते हैं अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इसमें से आपको क्या याद करना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये उदारवाद, रेडिकल और रूढ़िवाद। आपके में क्वेश्चन आ सकता है उदारवादी कौन थे, उनके बारे में बताइए, उदारवादियों की विशेषता बताइए। ठीक है, या रेडिकल की विशेषता बताइए, रूढ़िवाद की विशेषता बताइए। तो आप ये विशेषता याद कर लो। ठीक है, सबसे पहली बात कितने समूह है, मुख्य 3 समूह होते हैं, उदारवाद, रेडिकल और रूढ़िवादी। ठीक है, ये 3 होते हैं, इनके ये पॉइंट याद कर लीजिए आपका। ठीक है, रूढ़िवादी धर्म को बराबर सम्मान होता है, ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसका ये आपकी स्टडी मेटेरियल, इसका लिंक भी हम आपको बता देंगे बाद में कहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये आप क्या है ये पॉइंट याद कीजिए पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति की समस्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका आ सकता है। ठीक है, 101% कि औद्योगिक क्रांति की समस्या कौन सी आई थी उनके बारे में बताइए। तो समस्या पहली बात थी बेरोजगारी। ठीक है, दूसरा साफ सफाई की समस्या थी, आवास की समस्या थी, कम मजदूरी थी, काम की लंबी अवधि। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया तो 2 लाइन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं समाजवाद थी, इसमें सामाजिक नीति संपत्ति के विरोध थे। ठीक है, विरोधी थे, और समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी विचार निम्नलिखित है। ठीक है, इस प्रकार से विचारधारक है जिन्होंने विचार दिए थे, इनमें से आप 2 का कर लेना, रियली ये 2। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद ये अक्टूबर क्रांति क्या थी, आपके में क्वेश्चन में आ सकता है कि अक्टूबर क्रांति क्या थी उसको बताइए। तो आप अक्टूबर क्रांति थी ना जो अक्टूबर क्रांति, उस बारे में ये लिख सकते हो। ठीक है, और 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस, क्वेश्चन में आ सकता है 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको ये याद करना 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी और कारखाने उद्योगों की निजी संपत्ति। ठीक है, जहाँ काम की दशाएं बेहतर खराब थी, और यहाँ के किसान थे वह समय समय पर सारी ज़मीनें अपने मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटते। ठीक है, ये सारे पॉइंट है कर लेना। ठीक है, और 1905 की क्रांति,
इसी दौरान पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों को जुलूस बाजार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। ठीक है, इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर थे, वो मारे गए थे और लगभग 300 से ज़्यादा घायल हुए थे। और जो इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। ये आपका आ सकता है तो ये लिख देना। बाकी 1905 की क्रांति के बारे में बताइए, ये आपका पक्का आएगा। और आपको यही सब लिखना है कि सारे देशों में हड़तालें होने लगी थी, जो विश्वविद्यालय थे बंद हो गए थे, यही थे, वकील डॉक्टर थे, ये सारे थे, ये गठबंधन थे, इन सभी ने यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से आपका मैप आएगा, तो मैप में क्या बनना आएगा, तो अब याद है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, इसमें जो मित्र शक्ति थी वो ये 3 मित्र शक्ति थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। और जो केंद्रीय शक्ति थी वो 3 थी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। ठीक है, ये आपका आ सकता है। फरवरी क्रांति क्या थी, 101%, ये आपका पूछा जाएगा, बाद में बोलना सैंपल पेपर में था, इस बार भी आपका आएगा, ये देख लो। इसमें था फरवरी क्रांति 1917 में मजदूरों के इलाकों में जो पदार्थ थी उसकी भारी कमी हो गई, तो इसी के कारण अनेक विरोधी जो प्रदर्शनी थे उनकी शुरू हुई। ठीक है, इस प्रकार से इन विरोध प्रदर्शनों में सेना के सिपाही भी शामिल हो गए। जो प्रदर्शन किया गया था फरवरी क्रांति में, उसमें सैनिक भी शामिल हो चुके थे, यही सब है। ठीक है, ये 2 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी थी। ठीक है, ये सब है, तो ये सारे याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कारण, कि जो ये कारण है ना याला फरवरी क्रांति का, तो फरवरी क्रांति के कारण ये प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खिंचना, ये सारे कारण घटनाएं और प्रभाव ये कर लेना, ये पक्का 101% आएगा फरवरी क्रांति का, बाद में तो बोलना करवाया नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये सारे। ठीक है, अगर आपको सारा नहीं होता कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ये 3 पॉइंट याद कर लो, इसके ये 3 कर लो, इसके ये 3 कर लो, या फिर 2-2 भी कर सकते हो। फिर ठीक है, फिर 2-2 करोगे तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना 3-3 ताकि समय भी कम लग जाएगा, हो भी जाएगा। उसके बाद अप्रैल थीसिस, तो अप्रैल थीसिस क्या थी, जो 1917 में बेल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे। ठीक है, ये थी, और प्रथम युद्ध को समाप्त कर दिया गया था इसके लौटने के बाद, ये सब पॉइंट ही कर लेना। ठीक है, और अक्टूबर 1917 की क्रांति, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर 1917 की क्रांति क्या थी, तो इसमें आपको इस प्रकार से आप ये पूरा लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा याद नहीं होता कोई बात नहीं, आप यहाँ से 1916 से लेके यहाँ तक का याद कर लो, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर जो क्रांति हुई थी 1917 के बाद का क्या बदलाव है, यानी अक्टूबर 1917 के बाद क्या बदलाव हुए थे। ठीक है, जो अक्टूबर क्रांति हुई थी उसके बाद क्या बदलाव हुए, तो वो बदलाव यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, ये बदलाव है, निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई थी, ज़्यादा उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, जमीनों को सामाजिक संपत्ति जो घोषित कर दिया गया था, और जो सामंतों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया था, यही है। ये सारे पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 1917 के अक्टूबर की क्रांति के बाद का ये अक्टूबर की क्रांति लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या था, तो इसमें आप ये लिख सकते हो, गृह युद्ध के बाद पूरे रूस निम्नलिखित 3 समूह में बढ़ गया था। यानी जो गृह युद्ध हुआ था उसके बाद जो रूस था वो 3 गुटों में बढ़ गया था, यानी 3 समूह हो गए थे उसके। ठीक है, ये आपके 3 समूह के नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो समाज का निर्माण, सामाजिक समाज का निर्माण, ये निर्माण आप ये रट लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक पर ये लिख देना। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, तो ये कर लो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें ये था कि उदारवादी ये वैश्विक मताधिकार के विरोध क्यों करते थे, ये सारा आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, इतना कर लेना। और ये मैप है, इन मैपों का ये पूरी बुक मैं आपको दे दूंगा बाद में। ठीक है, वो बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर है ना, ये नाथसीवाद और हिटलर का होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अध्याय 3। इसमें आपके ये पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके मैप में बनना आएगा कि मित्र शक्ति के नाम दे देंगे, इसको मैप में भरिए कहाँ पे है। ठीक है, ये आपको पहले से चिन्ह करके दिया होगा। ठीक है, ये याद रखना, और ये हमने भी आपको बता दिया वही है। ठीक है, उसके बाद पे देखते हैं द्वितीय युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, और इसमें 2 गुट बनाए गए थे, मित्र शक्ति और केंद्र शक्ति। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध था, ये 1939 से 1945 तक था। ठीक है, इसमें भी 2 गुट बनाए गए थे, जो ये थे। ठीक है, इस प्रकार से सारे अलग अलग है नाम, तो ये कर लेना यार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो ये यहाँ पे देख सकते हैं वारसाई संधि। तो वारसाई संधि कब हुई थी, जून 1919 में वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, 1919 में हुए थे वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर। उसके बाद जर्मन के ऊपर मित्र राष्ट्रों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी थी। जो शर्तें थी वो यहाँ पे देखते हैं, वारसाई की संधि थी, उसमें ये सब कहा गया था। ठीक है, युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है, यही सारे थे, ये चारों याद कर लेना। अगर ये चारों नहीं होते तो ये 1 2 3 4 ये 4 कर लेना। ठीक है, ये 4 आप कर लेना। पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। वैसे आप ये छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको वो बता रही हूँ, याद करना है। उसके बाद वही है वाइमर गणराज्य। तो वाइमर गणराज्य क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं वारसाई की संधि के बाद जर्मन में वाइबर गणराज्य की स्थापना थी। जब वारसा संधि होगी ना, उसके बाद जर्मन में वाइबर गणराज्य की स्थापना की गई थी। इनके सामने समस्या आई थी, वो समस्या आपकी ये है। तो इसमें समस्या कौन कौन सी याद करनी है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम कम है तो पहला ये कर लेना, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। 4 कर लेना, हो सके तो 5वां भी कर लेना, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है। वाइबर की गणराज्य की समस्या है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हिटलर का उदय। जो हिटलर का उदय सबसे इंपॉर्टेंट है, और पतन। तो इसमें आपको ये याद तो करने ही पड़ेंगे ये सारे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हिटलर का ये 1889 में ऑस्ट्रेलिया में ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये याद कर लेना, ठीक है। आपको सारे याद नहीं होता, कोई बात नहीं, लाइन वाइज याद करते चलिए। पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इस प्रकार से जितना याद हो कर लो, वरना आधा भी आप कर सकते हो इसमें, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जर्मन हिटलर के उदय के कारण, ये 101% आएगा कि हिटलर के उदय का क्या कारण था, महत्वपूर्ण कारण बताइए। ये आपको 101% आएगा। तो हिटलर के उदय का कारण था जर्मन में, तो ये 3 है, ठीक है। नासी प्रोपेगेंडा था, बेरोजगारी थी, आर्थिक महामंदी थी, वारसाई संधि थी, और वाइमर रिपब्लिक की कमजोरी थी। यही सारे थे, यही पॉइंट आप लिख सकते हो। ज़्यादा याद ना होता आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नासीवाद का विश्व दृष्टिकोण। जो दृष्टिकोण था वो ये देख सकते हैं 5 दृष्टिकोण थे। आपको ये 5 याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 दृष्टिकोण याद कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नासी जर्मन में युवा की स्थिति, नहीं नासी जर्मन था, उसमें युवा की स्थिति कैसी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो जर्मन और यहूदी के बच्चे थे उनको एक साथ बैठने नहीं दिया जाता था, ठीक है। और जो जिप्सियो थे, शारीरिक रूप से असक्षम थे, या यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया था। यही सारे पॉइंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्कूली जो पाठ्य पुस्तक थी उसको फिर से लिखा गया था, जहाँ ना जो नस्लीवाद थी उसको बढ़ावा दिया गया। जो बुक थी ना उनमें नस्लीवाद को बढ़ावा दिया गया था, यही सब है। और 10 साल की उम्र में बच्चों को युग फैंक को जो ये होता है युग फ्रॉक, उसमें दाखिल कर दिया गया था, जो एक युवा संगठन था, ठीक है। और 14 वर्ष की उम्र में सभी लड़कों को विटलरी जैसे युद्ध की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। और जो महिलाओं की स्थिति थी लड़के समय में, तो वो स्थिति ये थी, ठीक है। ये स्थिति आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, ये 4 स्थिति आप याद कर लेना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इनमें से 4 कर लेना, ठीक है। उसके बाद नासी प्रोपेगेंडा। नासी प्रोपेगेंडा था, इसमें क्या था, तो यहाँ पे देखते हैं ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, ये यहाँ पे याद करना। कौन से 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखते हैं। इसमें चैप्टर से इतना ही, ठीक है। इस चैप्टर से आपका इतना ही पूछा जाएगा, इससे बाहर एक कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये रट लेना जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और इसमें आपका मैप भी है, तो मैप आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही है, इस चैप्टर से इतने ही है, आपको ये सारे रट लेने हैं, ठीक है। और मैप है, मैप की कोशिश करूँगा अलग से वीडियो बना दो, ठीक है। ये यहाँ पे देखते ये मैप है आपका, ये रहा। ये आपका पूछा जाएगा, मैप के मैं अलग से बना दूंगा ताकि आप देख सको, ठीक है। उसके बाद आपका ये है, ठीक है। ये 3 चैप्टर थे, हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा चैप्टर था, ठीक है। ये सारे चैप्टर हमने आपको करवा दी, इन्हीं चैप्टर से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इन चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आएगा। और जो मिड टर्म के थे वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। ये था इस चैप्टर से। अब अगला चैप्टर देखते हैं अगले चैप्टर से कौन सा है, ठीक है। ये आपका हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। अब एक चौथा चैप्टर रह गया, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चौथा चैप्टर आ रही है भूगोल के बुक से है, ठीक है। मिड टर्म के करवा दिए थे, तो ये आगे करवा रही चौथा चैप्टर जिसका नाम है जलवायु। इससे कौन सा आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हैं मानसून के 2, यहाँ पे देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून, ठीक है, इस प्रकार से। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाएगा कि ऋतुएं कितनी प्रकार की होती है, जो 4 ऋतु ही होती है, ठीक है। ये आपका ऋतु 101% आएगा। ऋतु के बारे में बताइए, जो 4 ऋतु है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और लौटने वाली मानसून जो अक्टूबर ऋतु होते हैं, ठीक है। ये 4 ऋतु, अब इनके बारे में कहाँ से पता चलेगा, देख सकते हैं ये रहा। तो ये 4 ऋतुएं आपको कर लेनी है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे देखते हैं ठंडे जो सर्दी ऋतु है उसके बारे में ये लिखा। अब इन 4 पॉइंटों को याद कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये आपके कारक आ सकते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये कारक है आपके, ठीक है। पहला अक्षांशीय है, तो अक्षांशीय ये रहा, कांड ये रहा, ठीक है, ये याद कीजिए, ठीक है। अक्षांशीय देशांतर, समुद्र से दूरी, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ये कारक पॉइंट में ऐसे लिखे, इनको एक्सप्लेन ऊपर किया गया है, ठीक है। ये था, इस चैप्टर से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो ऋतु का या कारक का, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद अगला हम देखते हैं, जो अगला चैप्टर है 5वां, उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, तभी आप समझ पाओगे, बीच में छोड़ेगा कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। 5वां चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्रणाली। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वनस्पति 2 है, देशज और विदेशज, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, पॉइंट ये है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वनों का महत्व। वनों का क्या महत्व होता है, तो ये महत्व आप याद कर लो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद ये उष्कटिबंध, जबकि वन है, कितने प्रकार के वन होते हैं, 4 वन होते हैं। उष्कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्कटिबंधीय कटीले वन, ठीक है, मैंग्रोव वन, ये वन याद कीजिए। तो इसके बारे में कहाँ से देखोगे, यहाँ पे देखते ये लिखा, ठीक है, ये रहा उष्कट पर्वतीय वन, मानसून वन, ये लिखा है, ठीक है, ये याद कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते उष्कटिबंधीय कटीले वन होते हैं, झाड़ियाँ, ये सब आपको लिखा हुआ है, ये याद कीजिए, ठीक है। पर्वतीय वन ये रहे, तब के वनों का यह आएगा इस क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के, ठीक है। उसके बाद आप अगले चैप्टर यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं औषधि पौधे क्या होते हैं, वो ये रहे, ठीक है। ये औषधि पौधे 2 पॉइंट याद कर लेना, 2-3, ठीक है। वन्य जीव क्या होती है, ये वन्य जीव का ये कर लेना, ठीक है। वन्य जीव तो आपको वैसे ही पता होगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद इस चैप्टर से कौन सी इंपॉर्टेंट है कि ये वनस्पति और जीव जंतु को संरक्षित करने की आवश्यकता की होती है। तो जैविक विविधता क्या होती है, ये लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अधिक सेवाई क्या होती है, आर्थिक मूल्य क्या होती है, ये सारे ये याद कीजिए। चैप्टर सी इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से यही है। और अब अगला चैप्टर देखते हैं, ठीक है, छठा चैप्टर, उससे कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते चलिए, इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं छठा चैप्टर, छठे चैप्टर से कौन सा आ रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छठा चैप्टर, तो यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर से आपका जनसंख्या ही वाला आएगा कि जनगणना क्या होती है, ये लिखा, ठीक है। और बातें सबसे पहले 1918 की जनगणना कब हुई थी, ये लिखा, ठीक है। यही क्वेश्चन का पूछा जाएगा, इसमें से ये सब जनसंख्या का ही पूछा जाएगा। और किशोर जनसंख्या क्या होती है वो यहाँ पे दे सकते हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या थी 2000 की, तो उसमें आपको ये 4 पॉइंट याद कर लेना, ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंटों को याद कर लो, ठीक है। और जो जनसंख्या वृद्धि थी उसकी प्रक्रिया यहाँ पे देखते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासी, इन्हीं में से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही है, ठीक है, समझ आ गया। चौथा, पांचवा और ये आपका छठा चैप्टर था, ठीक है। इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, इस बुक से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब अगली बुक का देखते हैं। उसके बाद देखते हैं चुनावी राजनीति, इस चैप्टर से कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं चुनावी राजनीति। तो इसमें से आपको यही याद करना है कि देवीलाल ये सब, ठीक है, नई पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। आपको इसमें से यही याद करना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नागरिक वोट दे सकते हैं, तो इसमें से 77 वोट का ही आपका पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये मिलान वाला आ सकते हैं 1-2 नंबर के में, तो आप ये मिलान वाला देख लेना, ठीक है। गरीबी हटाओ ये इंदिरा गांधी का है, लोकतंत्र बचाओ, ये सब चुनावी नारे थे, ठीक है, ये नारे थे, याद कर लें। और हमारे यहाँ पे देखते हैं हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें होगा हम उन्हें चुन सकते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये 4 पॉइंट है, ये कर लें, ठीक है। और जो लोकतांत्रिक चुनाव है उसके सामने शर्तें कौन कौन सी है, तो ये शर्तें आपके यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। पहला है हर किसी को मताधिकार हो, चुनावों में विकल्प उपलब्ध हो, ठीक है, यही सब है, ठीक है, यही सारे है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है, इसके कदम उठाए गए, ये कदम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताइए। तो ये कदम है आपके, ये कदम याद कर लेना, ठीक है। ये वाले या आपके 5 कदम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आसान है, इन्हीं को आप लिखाना है, ठीक है। इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और ये चुनाव में होने वाली संभावित धांधली, जो धांधलियाँ होती है वो कौन सी होती है, ये 4 धांधलियाँ, ठीक है। इस चैप्टर से आपको यही सब पूछा जाएगा। और जो भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार होते हैं, कौन कौन से अधिकार होते हैं, तो ये आपके अधिकार 5 दिए हुए हैं, ठीक है। इससे छोटा तो हो नहीं सकता, तो यही कर लेना। जो निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं उनके बारे में बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके 8 चरण, इन 8 चरणों का आप याद कर लो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी आती है, 4 चुनौतियाँ आती है, 4 चुनौतियाँ आप रट लो, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं अमीर उम्मीदवार थे, दल थे, वह गलत तरीके से चुनाव जीतना, ठीक है, यही सब थे। और जो अपराधी थे उनको उम्मीदवारों को टिकट प्राप्त करने से रोकना, ये सब थी, ठीक है। इस चैप्टर से इतना नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं, चौथा चैप्टर, ठीक है। तो अगला चैप्टर देखते हैं, चौथा चैप्टर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चैप्टर से आपके नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका, उसमें से क्या पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये आपका चौथा है, संसाधनों, या देखते हैं संसाधनों का कामकाज। तो इस कामकाज में क्या होता है, लोकतांत्रिक देश क्या होता है, इसमें आपका पूछा जा सकता है। तो लोकतांत्रिक देश की ये परिभाषा याद कर लो, ठीक है। जो हमारे देश में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, तो ये संस्थाओं का आपका 100% है कि हमारे देश में कितनी प्रकार की संस्थाएं, उनके बारे में बताइए। तो पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपको इस प्रकार से चार्ट बना देना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है। तो आपको इसमें से यही पूछा जाएगा, संसद क्या होती है, तो संसद में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ये रहे, ये आप लिख देना, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके याद कर दिया, ठीक है। और लोकसभा क्या होती है, ये सारी लोकसभा होती है, ठीक है। 543 सदस्य होते हैं, कार्यालय 5 साल का होता है, ये सब होते हैं, ठीक है।
यही है, और राज्यसभा क्या होता है ये। अब ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इन्हीं में से आपको ये लिख के आने से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका क्या होती है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये कार्यपालिका आपकी पूरी, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हो, नीचे कर दी ये रहा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पोस्ट करके देखिए, ठीक है। उसका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये है, ठीक है। आपको इन्हीं में से याद करना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखते हैं भारत का राष्ट्रीय न्यूनतम होने के अनिवार्य योग्यता है, जो भारत में राष्ट्रपति होता है वो नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं होती है वो क्या क्या होती है, वो योग्यता आपको यहाँ पे दी हुई है। ये योग्यताएं 5 होती है, ठीक है, इन्हें रट लो। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार कि कौन कौन से अधिकार होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के पास, ये अधिकार है, ठीक है। यही सब इन्हीं में से पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के पास कार्य और शक्ति क्या होती है, ये आपका 101% आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपके कार्य है, ये शक्ति है, इन्हें रट लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और न्यायपालिका क्या होती है, ये आपके न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, 3 न्यायालय होते हैं, ठीक है, न्यायपालिका में, ठीक है, इस प्रकार से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होता है, ये स्वतंत्रता ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही होगा। उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं जो आपका रह गया 5वां, ठीक है। इस बुक से ये 5वां चैप्टर रह गया, तो इनसे बार कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही सारा आप याद करके चले जाना, 100% इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे और आप कर दोगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझना और इससे करके जुड़ाना। लोकतांत्रिक अधिकार, तो यहाँ पे देखते हैं लोकतांत्रिक अधिकार क्या होता है, इसके मैंने पूछा जा सकता है, तो आप इसमें से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मौलिक अधिकार कि हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार आप रट लो, इन्हीं मौलिक अधिकारों को लिखाना, इन्हें एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ये मौलिक अधिकार 100% आएगा। और यहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है, कि हमें जो लोकतंत्र होता है उसमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, इन्हें समझाइए। तो ये आपके ये अधिकार है, इन्हें देख लेना, ठीक है। इन्हीं अधिकारों का आपको लिखाना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं समान मौलिक अधिकार, इसमें पहला है समानता का अधिकार, कि समानता का अधिकार क्या होता है, जिसमें अनुच्छेद ये होते हैं, ये याद कर लो। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे 3 एक्सप्लेन किया गया, तो इनमें से पढ़ लेना, ठीक है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कर लेना, आपका काम हो जाएगा। जो अधिकारों को बढ़ता हुआ दायरा, ये दायरा में आपका ये है। तो बस इस चैप्टर से आपका ये अधिकारों का ही पूछा जाएगा, कितने अधिकार होते हैं, ठीक है, और लोकतंत्र की आवश्यकता क्या होती है, ये। अब बस ये याद कर लेना इस चैप्टर से, जो 5वां चैप्टर आपका, ठीक है, यही होगा। अब उसके बाद दूसरी बुक से देखते, जो आखिरी बुक आपकी बच गई। उसके बाद इसका निर्धनता, इससे आपका यही पूछा जाएगा निर्धनता होती है क्या, अभिप्राय, तो अभिप्राय में आप ये लिख दोगे, ठीक है। और साइड निर्धनता क्या होती है वो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, यही सब निर्धनता के बारे में आपका पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। और निर्धनता रेखा क्या होती है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, निर्धनता रेखा कर लेना, ऐसे से समूह तक के ये, ठीक है। आपका यही सब पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं क्या थी, ये रहा। वैश्विक निर्धनता क्या थी, ये सब आप ही कोई रट लेना, इन्हीं में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये जो करके जाना, ठीक है। और ये निर्धनता के 2 रणनीति थी, आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता, ठीक है, ये याद कर लो, इसके ये रहा पॉइंट, ठीक है। इस चैप्टर से यही याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी के जो रोजगार गारंटी अधिनियम था, इस गारंटी अधिनियम में क्या था, ये रहा, ये याद कर लो, ठीक है, इसमें से, ठीक है। आपको यही सब याद करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या थी, ये 4 पॉइंट लिखा, 3 आप आसानी से कर लोगे। निर्धनता के कारण क्या थे वो यहाँ पे दे सकते, ये रहा। तो यही सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते निर्धनता से संबंधित विभिन्न मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे थे, तो यहाँ पे देखते ये मुद्दे थे, भूमिहीनता, परिवार, खराब स्वास्थ्य, असहायता, बेरोजगारी, ये सब है। थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, हो सके तो सारा कर लेना, ठीक है। बाद में निर्धनता रेखा का निर्धारण, तो निर्धारण में आपको यही सब करना है, ठीक है। यही सब इतना ये कर लेना, यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो यही सब, ठीक है, बस ये, ठीक है। इस चैप्टर से बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर एक आखिरी रह गया, चौथा चैप्टर, वो देख लेते हैं, ठीक है। इन चैप्टर से आपको इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म के तो मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, तो वो वीडियो जरूर देख के जाना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो आखिरी चौथा चैप्टर रह गया, अब उसमें से देखते क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो चौथा चैप्टर वो देख लेते, ये रहा, जो है बाद में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से 101% आएगा, तो बाद की खाद्य सुरक्षा क्या वो यहाँ पे दे सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के आयाम, उपलब्धता ये रहा, पहुँचेरी और सामर्थ्य ये रहा, ठीक है, ये आप कर लो, ये रहे, ठीक है। ये सब आपका पूछा जाएगा, खाद्य सुरक्षा का होता है क्या, यही सब आपका लिखना। खाद्य सुरक्षा क्यों और कब है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये रहा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा का भी यही पूछा जाएगा। और बाद में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था कैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य सुरक्षा का आप ऐसे इस प्रकार से लिख दोगे, बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे देखते हैं बफर स्टॉक क्या होता है, ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों को रट लो, ठीक है। और पीडीएस क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, ये लिख लो। और राशन कार्ड के प्रकार क्या होते हैं, ये राशन कार्ड के प्रकार होते हैं, ये रट लो, ठीक है। अब इस चैप्टर से आपको इतना ही सब पूछा जाएगा। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, ये प्रणाली एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, वैसे पढ़ लेना, ठीक है, बस।
इस चैप्टर से इतना ही है, बस इतना ही आपको इस बुक से याद करना है। और जो मिड टर्म क्या बताई वो याद करना है। अगर आपने ये भी याद करके चले गए ना, दोनों ये वीडियो और मिड टर्म में जो बनाई थी, बाकी चैप्टर जो बच गए आपके, जैसे कि बातें एवं समकालीन विषय से पहला 5वां, लोकतंत्र राजनीति से पहला दूसरा, भूगोल की बुक से पहला दूसरा तीसरा, और शास्त्र से पहला दूसरा, तो ये हमने पहले बना दी। तो वो वीडियो और ये वीडियो, ये 2 वीडियो देख लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा। इससे बार कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सब याद कर लो और बुक एक बार पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो, बाकी ये सब करके जरूर चले जाना है, ठीक है। तो अब कोई डाउट हो कमेंट मिली तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चले जाओ, ठीक है। इससे बार कुछ याद नहीं करना, बस ये याद कर लो। और मैथ की भी वीडियो हम अलग से ला देंगे, तो ये वीडियो जरूर देख लो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो और एंड तक देखना, ठीक है। और आपने एंड तक देखे कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी कहना एंड तक देखे, तभी वो समझ पाएंगे। और शेयर कर देना और लाइक करना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट में लिखना, बस इतना याद करना है।